वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस नावल की अगली इक़्सात बाकायदगी से मिलती रहे। मेरा नाम कामरान है, मगर घर और दोस्त मुझे प्यार से कामी कहते हैं। आम सा लड़का हूँ, ना कोई मॉडल ना कोई हीरो, मगर आजकल के फैशन ने शायद मुझे कुछ ख़ास बना दिया है। हमारी एक छोटी सी मगर खुशहाल फैमिली है। मेरी वालिदा रासोना बेगम हैं, उम्र तकरीबन 45 साल। कश्मीरी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं, सादा मिजाज मगर नफासत और तरतीब पसंद। वो हमेशा अपने घर, बच्चों और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखती है। फैशन की शौकीन ज़रूर हैं, मगर हर चीज़ हुदूद में। मुझसे बड़ी बहन अरूसा है, जिसे हम सब प्यार से रोची कहते हैं। वो 22 साल की है और MBA कर रही है। पढ़ाई में बहुत तेज़ और समझदार है। ख़ानदान में इसकी मिसाल दी जाती है कि वो ज़हीन भी है और ज़िम्मेदार भी। चेहरा मोहरा ऐसा कि लोग अक्सर किसी मशहूर शख्सियत से मुशाबहत का जिक्र कर देते हैं, मगर इस सब के बावजूद वो बहुत सादा और शरीफ तबीयत की मालिक है। मैं खुद 21 साल का हूँ, BSc मुकम्मल कर चुका हूँ। पढ़ाई से ज़्यादा मुझे ज़िंदगी को समझने और मुशाहिदा करने का शौक़ है। कोई बहुत बड़ा ज़हीन तालिब इल्म नहीं रहा, बस इतना पढ़ लिया कि पास हो जाऊं। हिसाब और रियाजी से हमेशा घबराहट रही, इसीलिए अक्सर बहन से मदद लेता था। हमारी सबसे छोटी बहन मरियम है, जिसे हम प्यार से मारी कहते हैं। वो हम दोनों से खासी छोटी है। वालिद साहिब UK में एक कंपनी में अकाउंट्स की नौकरी करते हैं। उनकी मेहनत की बदौलत हमारा गुजारा अच्छा चल रहा है। ज़्यादा दौलत नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। हमारा घर पाकिस्तान के जदीद घरों जैसा है। कभी UK जाना हुआ, कुछ अरसा वहाँ रहे, मगर फिर वापस आ गए क्योंकि पाकिस्तान में ज़िंदगी ज़्यादा अपनायत वाली लगती है। अब असल कहानी की तरफ आता हूँ। एक दिन गर्मियों की छुट्टियाँ थीं। मैं अपने कमरे में बैठा रियाजी के पुराने पर्चे देख रहा था। रोची सामने बैठी मुझे एक सवाल समझा रही थी। वो पूरी तवज्जो से पढ़ा रही थी और मैं हस्बन आदत आधा ध्यान लगा रहा था। गर्मी बहुत थी, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद हब्स महसूस हो रहा था। कुछ लम्हों के लिए मेरा ज़हन भटक गया, मगर फ़ौरन खुद को संभाला। मैं जानता था कि ये सब ज़हनी थकन और मौसम की वजह से है। इंसान जब ज़्यादा दबाव में होता है तो उसके ख़यालात भी काबू से बाहर हो सकते हैं। रोची ने पानी मांगा, मैं किचन गया। उम्मी खाना बना रही थी। माँ को देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो हमेशा हमारे लिए मजबूत सुतून रही हैं। वापस आकर हमने दोबारा पढ़ाई शुरू की। कुछ देर बाद रोची अपने कमरे में चली गई और मैं भी किताबें बंद करके बाहर निकल आया ताकि ज़हन हल्का हो। शाम को मोहल्ले के दोस्त असद से मुलाकात हुई। वो मुझसे छोटा है मगर अच्छा दोस्त है। इसके घर वाले देसी इलाज और हिकमत से वाबस्ता है। असद अक्सर सेहत और वर्जिश से मुताल्लिक़ बातें करता रहता था। यहाँ मैं एक पुरानी बात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जब मैं नवीन जमात में था तो नादानी में एक बड़ी गलती कर बैठा। सर दर्द की दवा समझकर मैंने गलत गोली खा ली, जिसका मुझे इल्म नहीं था। इससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उम्मी फ़ौरन मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। बाद में पता चला कि वो दवा बिल्कुल मुख्तलिफ मकसद के लिए थी। उम्मी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मुझे समझाया, प्यार से नसीहत की और सख्ती से कहा कि आइंदा किसी भी दवा को बग़ैर पूछे हाथ नहीं लगाना। इस वाक़ये ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि नादानी में किया गया एक कदम पूरी ज़िंदगी पर असर डाल सकता है। उम्मी ने इस दिन मेरे सर पर हाथ रख कर कहा, बेटा, जिस्मानी तब्दीलियाँ कुदरती होती हैं, मगर उन्हें समझदारी और सब्र से संभालना सीखना पड़ता है। उनके अल्फाज मेरे दिल में नक्श हो गए। इसके बाद मैंने खुद को संभालना सीखा, अपने ख़यालात पर काबू पाया और ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ़ एक फ़र्द की नहीं, बल्कि हर इस नौजवान की है जो उम्र के एक नाजुक मोड़ से गुज़रता है, जहाँ रहनुमाई ना मिले तो गलतियाँ हो सकती हैं। इसके बाद मैंने खुद को संभालना सीखा, अपने ख़यालात पर काबू पाया और ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश की। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा।
मैंने अपनी रूटीन बदल ली। सुबह जल्दी उठना, हल्की फुल्की वर्जिश और फिर दिन का ज़्यादातर हिस्सा किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखना मेरी आदत बनती चली गई। मैं जान चुका था कि फारिग ज़हन इंसान को कमज़ोर बना देता है, इसलिए ख़ुद को मसरूफ़ रखना ही बेहतरीन इलाज था। उम्मी मेरी ये तब्दीली खामोशी से देख रही थी। वो कुछ नहीं कहती, मगर उनकी नज़रों में इत्मीनान साफ झलकने लगा था। माँ शायद सब कुछ समझ जाती है, बस वक्त आने पर बोलती है। रोची भी पहले की तरह ही थी, मगर अब हमारे दरमियान एक कुदरती सा फासला आ गया था। ऐसा फासला जो बदगुमानी नहीं बल्कि समझदारी से पैदा होता है। वो अब मुझे सिर्फ भाई नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनते हुए देख रही थी। पढ़ाई में भी मैंने दोबारा संजीदगी इख्तियार कर ली। कुछ ही महीनों में मेरा एक दोस्त मुझे एक छोटी सी कंपनी में इंटर्नशिप दिलवा देता है। काम नया था, माहौल नया था, मगर यही चीज़ मुझे मजबूत बना रही थी। दफ्तर की मसरूफियात ने मुझे सिखाया कि असल ज़िंदगी किताबों से बाहर होती है, जहाँ फ़ैसले सब्र और अखलाक सबसे अहम होते हैं। घर में भी माहौल बेहतर था। अबू कभी कभार यूके से कॉल करते, मेरी बातें सुनते और मुख्तसर मगर गहरी नसीहत करते। उनका अंदाज़ हमेशा कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कहने वाला था। छोटी बहन मरियम अब स्कूल जाने लगी थी। इसकी मासूम बातें और हंसी पूरे घर को जिंदा रखती थी। मैं अक्सर सोचता कि बच्चे वाकई नेमत होते हैं, जो इंसान को सख्ती के बावजूद नर्म रख देते हैं। एक शाम उम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह नरमी थी, मगर बातों में वज़न। उन्होंने कहा, कामी, ज़िंदगी में कुछ मरहले ऐसे आते हैं जहाँ इंसान खुद से लड़ता है। जो इस लड़ाई में जीत जाए वही असल में मजबूत होता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। शायद यही बात मुझे सुननी थी। इस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बड़ा होना सिर्फ उम्र का बढ़ जाना नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर को खामोश करना भी होता है। मैंने तय कर लिया कि अब अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से करूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ था, और यही से असल कहानी शुरू होती है। नए आगाज़ के बाद ज़िंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए। इंटर्नशिप के दौरान मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ज़िम्मेदारी सिर्फ वक्त पर पहुँचने या काम मुकम्मल करने का नाम नहीं, बल्कि अपने रवैये और फ़ैसलों की जवाबदेही भी इसी में शामिल होती है। दफ्तर में मुख्तलिफ सोच के लोग थे। कोई तेज़ मिजाज, कोई हद से ज़्यादा खामोश, और कोई ऐसा जो हर बात में सियासत तलाश करता था। मैंने सबको गौर से देखा और सीखा कि हर इंसान को समझना ज़रूरी नहीं, बस खुद को संभालना काफ़ी होता है। एक दिन मैनेजर ने मुझे फ़ाइलों की तरतीब का काम सौंपा। बज़ाहिर ये मामूली सा काम था, मगर इसी में मेरी तवज्जो, सब्र और नज़्म और ज़ब्त को परखा जा रहा था। मैंने पूरी दियानतदारी से वो काम मुकम्मल किया। शायद इसीलिए कुछ ही दिन बाद मुझे एक छोटे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी दे दी गई। ये मेरे लिए एक खामोश कामयाबी थी। इसी दौरान घर में एक अहम फैसला होने वाला था। अबू की कॉल आई। उन्होंने बताया कि वो जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। ये खबर सुनते ही घर में एक अजीब सी खुशी फैल गई। उम्मी की आंखों में चमक आ गई और मरियम तो खुशी से उछलने लगी। अबू की आमद के दिन घर में सादगी के बावजूद एक खास रौनक थी। उनकी मौजूदगी ने जैसे घर को मुकम्मल कर दिया हो। शाम को सब एक साथ बैठे, आम सी बातें हुईं, मगर उन बातों में अपनायत बहुत थी। इसी रात अबू ने मुझे अलग से बुलाया। उनका लहजा सख्त नहीं था, मगर संजीदा ज़रूर था। उन्होंने मुझसे मेरे मुस्तकबिल के बारे में पूछा। मैंने पहली बार खिलकर अपनी उलझनें, अपने ख्वाब और अपनी कमज़ोरियां बयान की। अबू खामोशी से सुनते रहे। कुछ लम्हों बाद उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद को पहचाना है। जो ये कर ले वो कभी गुमराह नहीं होता। उन अल्फाज ने मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा कर दिया। अबू के जाने के बाद घर दोबारा अपनी मामूल की रफ्तार में आ गया, मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब फैसलों से भागने वाला नहीं रहा था। इंटर्नशिप मुकम्मल होते ही कंपनी की तरफ से मुझे 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। ये कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, मगर मेरे लिए पहला अमली कदम था।
मैंने मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। काम के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी नज़रअंदाज नहीं किया। शाम को अक्सर मैं छत पर जाकर बैठता, शहर की रोशनियों को देखता और खुद से सवाल करता कि मैं असल में क्या बनना चाहता हूँ। पहली बार मैंने खुद को किसी से मुकाबला करते नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाते हुए देखा। इसी दौरान रुचि को एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा। घर में इसकी कमी महसूस हुई, मगर ये कमी खामोश थी, जज्बाती नहीं। उम्मीद ज़्यादातर उसके लिए दुआएं करती और मैं घर के छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाने लगा। ये सब मेरे लिए नया था, मगर अच्छा लग रहा था। एक दिन दफ्तर से वापसी पर रास्ते में मुझे असद मिला। इसने बताया कि वो अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोच रहा है। इसकी बातों में जोश था, मगर मैंने इस जोश में बेसब्री भी महसूस की। मैंने इसे मशवरा दिया कि जल्दबाजी न करे। शायद पहली बार मैं किसी और को वो बात समझा रहा था जो कभी मुझे खुद सिखाई गई थी। रात को उम्मी ने मुझे बताया कि ख़ानदान में एक रिश्ते की बात चल रही है, मगर ये बात अभी इब्तिदाई मरहले में है। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, बस इत्तला दी। मैंने सर हिला दिया। मेरे लिए ये लम्हा इस बात की अलामत था कि मुझे अब एक बालिग इंसान समझा जा रहा है। चंद हफ्तों बाद कंपनी में एक मसला खड़ा हो गया। एक फ़ाइल में गलती हो गई थी और जिम्मेदारी मेरी टीम पर आ रही थी। पहले मैं घबरा जाता, मगर इस बार मैंने खामोशी से तमाम रिकॉर्ड चेक किया और असल मसला सामने ले आया। मैनेजर ने सबके सामने मेरी तारीफ नहीं की, मगर शाम को अलग बिलाकर कहा, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। ये एक जुमला था, मगर मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं। इसी दिन ने महसूस किया कि ज़िंदगी शोर से नहीं, खामोश मेहनत से बदलती है। कोई तालियां ना भी बजाए तो भी रास्ता बनता रहता है। मुझे अब यकीन होने लगा था कि जो मोड़ ज़िंदगी ने मेरे लिए रखा है वो मुझे आज़माने नहीं बल्कि बनाने के लिए है, और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। दिन गुजरते गए और मेरे अंदर एक अजीब सा इत्मीनान पैदा होने लगा। अब मैं हर बात पर फ़ौरन रद्दअमल नहीं देता था। मैंने सीख लिया था कि बाज़ फ़ैसले खामोशी से करने में ही बेहतरी होती है। दफ्तर में मेरा एतमाद बढ़ने लगा था और काम की रफ्तार भी बेहतर हो गई थी। एक दिन अचानक मैनेजमेंट की तरफ से ऐलान हुआ कि कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है और उसके लिए चंद लोगों को मुंतखब किया जाएगा। ये खबर सुनकर सब में चामगोइयाँ शुरू हो गईं। मैं खामोश रहा। मुझे ना खुशफहमी थी और ना मायूसी, बस दिल में ये ख्वाहिश थी कि अगर मौका मिला तो पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। चंद दिन बाद मुझे एक ईमेल मौसूल हुई। मेरा नाम मुंतखब अफराद की फहरिस्त में था। इस लम्हे मुझे कोई शोर या जज्बाती जोश महसूस नहीं हुआ, बस दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। शायद ये इसी सब्र का नतीजा था जो मैंने पिछले कुछ अरसे में सीखा था। घर आकर मैंने ये खबर उम्मी को दी। उन्होंने मुस्करा कर दुआ दी और कहा कि मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। उनके अल्फाज सादा थे, मगर उनमें हौसला बहुत था। मरियम ने भी खुशी में तालियां बजाईं, जैसे मैंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। नए प्रोजेक्ट के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वक्त कम और काम ज़्यादा था, मगर मैंने शिकायत करना छोड़ दिया था। अब मैं हर दिन को एक इम्तिहान समझकर गुजारता था। कुछ दिन थकन हद से बढ़ जाती, मगर फिर खुद को याद दिलाता कि यही थकन कल की मजबूती है। इसी दौरान एक पुराना दोस्त मुझसे मिला। इसकी जिंदगी बज़ाहिर मुझसे बेहतर लग रही थी, मगर बातों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। इस मुलाकात के बाद मैं देर तक सोचता रहा कि कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों का नाम नहीं, असल सुकून अंदर के तवाज़ुन से आता है। एक रात में देर तक जागता रहा। छत पर बैठकर आसमान को देखता रहा। सितारे खामोश थे, मगर बहुत कुछ कह रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब खुद से भाग नहीं रहा था। मैंने अपनी कमज़ोरियों को कबूल कर लिया था और यही कबूलियत मुझे मजबूत बना रही थी। ज़िंदगी अब किसी उलझन की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि एक रास्ते की तरह महसूस हो रही थी। लंबा, मुश्किल, मगर साफ, और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अगला मोड़ पहले से ज़्यादा अहम होने वाला है।